बच्चों, हमारी इस टारगेट एम सीरीज में लास्ट क्लास में जब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कवर कर रहे थे तब हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम आगे की बात करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में जब हमने मेम्ब्रेन को डिवाइड किया था तो हमने मेम्ब्रेन को तीन तरह से डिवाइड किया था। पहला क्या था? पहला था जिसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज। सेकंड क्या था? ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, उसमें हमने चार देखे, ठीक है, जिसको हमने अंडर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कवर भी किया था। आगे हमने बात की थी जिसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, वो कौन थे? वो थे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं दो सेल ऑर्गेनेलीज को कवर करना है, क्योंकि पहला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड। इन दोनों सेल ऑर्गेनेलीज को कवर करने के पहले मैं आपसे कुछ इनके जनरल पॉइंट्स कवर करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आइए हेडिंग डाल देते हैं हम आज के टॉपिक की, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंड प्लास्टिड। प्लास्टिड कह ले या क्लोरोप्लास्ट कह ले। तो जब हम बात करते हैं इनके जनरल पॉइंट्स के बारे में तो ये अलग कैसे हैं बाकी सेल ऑर्गेनल्स से। शॉकिंग बात यह है कि इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है। देखिए, हमने पढ़ा था कि सेल के पास खुद का डीएनए होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसे दो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है। और इनका डीएनए होता किस टाइप का है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो इनका डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए के, अब डीएनए तो है, अब डीएनए क्या करता है कि ऑर्डर देता है कि सारा काम कैसे करना है। जैसे मान लीजिए प्रोटीन सिंथेसिस कराना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास चूंकि खुद का डीएनए प्रेजेंट है तो उसको पता है कि उसको प्रोटीन सिंथेसिस कितना कराना है, ठीक। इसके साथ साथ इसके पास खुद के राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? खुद के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये राइबोसोम होते कौन से हैं? ये होते हैं अपने 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम अगर आपको याद हो तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते थे। तो उसी तरह के 70S राइबोसोम किस में मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलते हैं। आगे बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, मैंने बताया इन दोनों में ही डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इन दोनों में है, राइबोसोम इन दोनों में है। अब चूंकि इनमें राइबोसोम है तो ये क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस भी करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तो हो गई कुछ जनरल बातें। अब मैं बता रहा हूं कि चूंकि ये दोनों कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इनमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें क्या होती है? एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन के बारे में तो ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती है, बट इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। आउटर मेम्ब्रेन सभी सब्सटेंस के लिए परमिएबल है और ये बनी किसकी होती है? क्योंकि ये सभी सब्सटेंस को इन एंड आउट होने दे रही है, तो ये बनी होती है पोरिन्स की। किसकी बनी होती है? पोरिन्स की। और जो इनर मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है? ये सबके लिए परमिएबल है, किसी को भी अंदर और बाहर जाने दे देगी, बट इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक। इनर मेम्ब्रेन की जब हम बात करेंगे ना तो इनर मेम्ब्रेन एक स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड से बनी होती है, ठीक है। उस लिपिड का नाम होता है कार्डियोलिपिड। कार्डियोलिपिड पहले जब बहुत डिटेल में पूछा जाता था तब ये सब चीजें आती थी, पर आजकल ये सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं पूछी जा रही हैं। तो हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है और पोरिन्स की बनी हुई है, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है और लिपिड्स की बनी होती है। पोरिन्स क्या होते हैं? पोरिन्स स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। चलिए, तो चूंकि इनके पास खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल भी कहा जाता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल।
ठीक है। अच्छा, अब इनके पास खुद का डीएनए है, राइबोसोम है और कोई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इनके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके वाले हैं, प्रोकैरियोट्स के वाले हैं। एक चीज और, जब इनमें सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल डिवीजन भी किससे होता है, बाइनरी फिजन से। और बाइनरी फिजन टाइप का सेल डिवीजन किसमें देखने मिलता है, प्रोकैरियोट्स में। तो कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है वो कहीं ना कहीं इसकी कहां से अराइज हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल से। तो इनमें जब सेल डिवीजन की बारी आती है तो सेल डिवीजन कहाँ से होता है, सेल डिवीजन थोड़ी होगा, डिवीजन होगा। ये तो सेल ऑर्गेनलीज है ना, तो इनमें क्या होगा, डिवीजन होगा। तो इनमें जब डिवीजन की बारी आती है तो डिवीजन बाय बाइनरी फिजन, ये डिवाइड कैसे करेंगे, बाय बाइनरी फिजन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को इंडिविजुअली कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखने जा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। और अभी हमने देखा कि ये दो मेम्ब्रेन का बना है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जब हम डायग्राम देखेंगे तो हमें ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। दूसरी बात, ये दिखता कैसे, जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे अभी ये इसका डायग्राम थोड़ा सा, ठीक है, यहां से थोड़ा सा इसको और बेटर किया जा सकता है। हाँ बेटर है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि हमारी आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग्स बनाती है। जैसे मान लीजिए कि ये है, फिर ये, फिर ये इस तरह की इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स बनाती है, ठीक है। तो देखने में हमें ये सॉसेज शेप दिखता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखने में कैसा है, सॉसेज शेप है। आपने कभी अगर हॉट डॉग खाया हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं सॉसेज शेप में मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। सॉसेज शेप के साथ जनरली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज छोटा होता है, जिस वजह से ये नेकेड आइज से विजिबल नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो हमें डाई का यूज करना पड़ता है। डाई से क्या होता है, कलर स्टेनिंग हो जाती है और कलर स्टेनिंग की वजह से उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक स्पेशल टाइप की डाई यूज करते हैं हम, ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, जिसका नाम है जेनस ग्रीन, ठीक है। और इसके जब हम साइज की बात करते हैं तो एक बात होगी जिसकी लेंथ के बारे में और एक बात होगी इसके डायमीटर के बारे में। तो जब हम इसके डायमीटर की बात करते हैं तो इसका डायमीटर होता है 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक। और जब हम इसके लेंथ की बात करते हैं तो ये हो सकती है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लेंथ और डायमीटर के बारे में बातें। अब बात आ रही थी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमने देखा डबल मेम्ब्रेन है, एक है इसकी क्या, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो कि किसकी बनी हुई है, जो बनी हुई है पोरेंस की। और पोरेंस क्या होते हैं, पोरेंस स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, और होता है इसमें इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन मैंने बताया था सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हैं कि इन फोल्डिंग्स बना रही है और इन फोल्डिंग्स का एक स्पेशल नाम है। इन फोल्डिंग्स को अपन कहते हैं क्रिस्टे, ठीक है। जब हमने गोल्जी बॉडी या ईआर पढ़ा था तो वहां हमने सिस्टर्ने वर्ड यूज किया था। तो आपको सिस्टर्ने और क्रिस्टे इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करने जा रहे हैं कि इसका जो
इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर पूरा फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो उस जो फ्लूइड फिल्ड है अंदर, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं मैट्रिक्स। इसे फ्लूइड फिल्ड को अपन क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी मैट्रिक्स के अंदर इसका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, इसका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और इस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के साथ साथ कुछ कुछ राइबोसोम प्रेजेंट है। मान लीजिए उसका राइबोसोम का अपर सरफेस, लोअर सरफेस, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, तो ये क्या है, राइबोसोम है। और ये कैसे राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है, जो दो सब यूनिट के मिलके बने हैं, 50S और 30S। तो ये तो हो गई डायग्राम की बातें कि इसका डायग्राम दिखता कैसा है। अब हमें कुछ बात करनी है इन स्पेसेस के बारे में। ये जो इनर मेम्ब्रेन है और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आप स्पेस देख पा रहे हैं। ये जो, इसको लेबल कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में जो स्पेस दिख रही है, इसे अपन कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब चाहे आउटर मेम्ब्रेन हो, चाहे इनर मेम्ब्रेन हो, चाहे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो, चाहे ईटीएस हो, हर चीज का कुछ ना कुछ फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। जब हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है, परमिएबल है, उसमें क्या प्रेजेंट है, पोर्स, तो ये सब्सटेंस को इन एंड आउट होने की परमिशन देती है। जब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन के बारे में, तो इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें ईटीसी प्रेजेंट होता है, ठीक। और जब बात करते हैं हम ईटीसी का फंक्शन क्या है, तो जब हम प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, तो वहां हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो सिस्टम है जिससे जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो अलोंग अ पोटेंशियल ग्रेडियंट पास होते हैं, जिस वजह से ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन या एटीपी सिंथेसिस में हेल्प होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में। अब बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल रन होती है। क्रेब्स साइकिल कह ले या ईटीएस साइकिल कह ले, सॉरी ईटीएस कह रहा हूं मैं, टीसीएस, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, टीसीएस साइकिल रन होती है या क्रेब्स साइकिल रन होती है, क्रेब्स साइकिल या ठीक है। क्रेब्स साइकिल रन होती है कहां पे, हमारे मैट्रिक्स में। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में। इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाने से पहले अपन थोड़ा क्रिस्टे के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टे की जब हम बात करते हैं तो क्रिस्टे में एक स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, जिसे अपन कहते हैं F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम। F0 पार्टिकल्स का फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं, तो उसको अपन नेक्स्ट बोर्ड में कवर करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे ऑक्सीजोम या F0 F1 पार्टिकल्स के बारे में। तो हेडिंग क्या होगी हमारी, F0 F1 पार्टिकल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीजोम, ठीक है। जब हम बात करते हैं ऑक्सीजोम के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये है इसका बेस, ठीक है, ये है इसकी स्टॉक, और ये है इसका राउंड हेड वाला पार्ट, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्टॉक और बेस के बारे में, तो देखिए स्टॉक आपको दिख रहा है 1 जैसा और हेड दिख रहा है 0 जैसा, इसलिए इसका नाम है F0 पार्टिकल और इसका नाम है F1 पार्टिकल। तो F1 पार्टिकल मिलता है स्टॉक और बेस से मिलके,
और एफ नॉट पार्टिकल बनता है अपना हेड से। इस हेड के पास एक स्पेशल टाइप की एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज। और एटीपी सिंथेज ही वही एंजाइम है जो एटीपी सिंथेसिस करा रही है। एटीपी का जब सिंथेसिस होता है तो एक एडीपी एक फॉस्फेट से जुड़ता है, एक एडीपी किससे जुड़ता है, फॉस्फेट से जुड़ता है और क्या बना देता है, एटीपी। अब सवाल आएगा एडीपी कहां से आया, तो एडीपी बनाने के लिए हम यूज करते हैं एएमपी, इसमें जोड़ते हैं एक फॉस्फेट और बना देते हैं क्या, एडीपी। एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जुड़ा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बना, फिर इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जुड़ा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोई कि एटीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 3 फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा F1 F0 पार्टिकल का स्ट्रक्चर। इससे जब हाइड्रोजन पास होता है तो एटीपी सिंथेज की मदद से, हाइड्रोजन या प्रोटॉन पास हो तो एटीपी सिंथेज की मदद से एटीपी का सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ एडीपी एंड फॉस्फेट।